वालेकुम फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फोरेंसिक मेडिसिन लेक्चर्स टॉपिक वाइज फ्रॉम द रिकमेंडेड बुक्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो आप देख लें कि इसमें कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है। अब बात रही बुक्स की, तो बुक्स इसके लिए जो है जर्नल के लिए आप ले सकते हैं NRA और पारिक, दोनों रिकमेंडेड बुक्स हैं। पारिक ज़रा एक्सटेंसिव बुक है और काफ़ी मतलब लेंथी भी है। NRA ज़रा छोटी बुक है और ईजी भी है। इसके अलावा सैयद इजाज़ अली अच्छी बुक्स है, तो आप ये ले सकते हैं। टॉक्सिकोलॉजी के लिए आप जो है रिकमेंडेड बुक जो एक्सटेंसिव पढ़ना चाहते हैं तो वो पारिक पढ़ लें, और अगर इजी पढ़नी है, शॉर्ट बुक पढ़नी, तो आप शिबली ले सकते हैं। तो मैं ये सारे जो लेक्चर्स हैं आपके इन सब बुक से मिक्स करके आपको पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह कोई पॉइंट आपका मिस नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फोरेंसिक मेडिसिन। अब फोरेंसिक मेडिसिन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो आज लेक्चर वो ला के पोर्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ला ख़त्म करूँगा, इस तरह बाकी टॉपिक भी तरतीब वाइज में ख़त्म करता जाऊँगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ फोरेंसिक मेडिसिन। देखिए, फोरेंसिक मेडिसिन की डेफिनेशन एज सच आपको जो है एग्जाम में तो नहीं कभी पूछते, लेकिन वाइवा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपका फोरेंसिक का वाइवा स्टार्ट ही यहाँ से होता है। इवन स्टार्ट से ही आप वाइवा स्टार्ट ही यहाँ से होता है। आपसे पूछते ही हैं स्टार्ट में व्हाट इज़ फोरेंसिक मेडिसिन, डिफाइन फोरेंसिक मेडिसिन। तो ये डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, इसको समझा देता हूँ ये है क्या चीज़। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ द मेडिकल नॉलेज फॉर द पर्पस ऑफ। दो चीज़ें मैंने लिख के आगे ये अलग से इनको हाईलाइट किया है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये आपने ये समझ लेना क्यों। लॉ एंड द फर्दरिंग ऑफ जस्टिस, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज फॉर पर्पस ऑफ लॉ एंड फर्दरिंग ऑफ द जस्टिस। अब सिंपल सी बात याद रखें, यानी कि हमने अपने मेडिकल नॉलेज को लॉ और जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करना है। कैसे? लेट्स सपोज हमारे पास कोई केस आ जाता है, जिस बंदे को मारा गया है, ठीक है, लेकिन मारने के बाद वो ऐसे इसको प्रिटेंड कर रहे हैं, इसको और रंग दे रहे हैं कि वो साबित करना चाह रहे हैं कि इसको हार्ट अटैक से डेथ हुई है, लेकिन असल में उसको पॉइजन दे के मारा गया है। तो डेफिनेटली अब एज अ डॉक्टर हमारा काम है कि हम अपना मेडिकल नॉलेज यूज़ करेंगे, उसकी सारी फाइंडिंग्स देखेंगे, फाइनल रिपोर्ट बना के देंगे। जब रिपोर्ट आएगी उससे लेट्स सपोज अगर हमने ये बात क्लियर कर दी है कि इसकी डेथ वाकई ही पॉइजन से हुई है, सुसाइड से नहीं हुई, तो डेफिनेटली जिस बंदे की डेथ हुई उसके वर्सा को इंसाफ भी मिल जाएगा। दूसरी बात, हमने लॉ का काम कर दिया। लॉ का काम कैसे किया है कि डेफिनेटली अगर उसको किल किया गया है तो उसके मुताबिक जो लॉ के मुताबिक सज़ा बनेगी, उस बंदे को सज़ा भी मिल जाएगी। जिस बंदे ने क्राइम किया था उस पर क्राइम जो है वो जब साबित हो जाएगा तो डेफिनेटली उसके मुताबिक उसको सज़ा भी मिल जाएगी। तो हमने मेडिकल नॉलेज को यूज़ किया है, जिस बंदे की डेथ हुई है उसके वर्सा को हमने इंसाफ भी प्रोवाइड किया है, और इसके साथ साथ क्या किया है कि लॉ का काम भी कर दिया। तो यही फोरेंसिक मेडिसिन है। इट एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द लॉ एंड मेडिसिन। लेट्स सपोज ये लॉ है, ये मेडिसिन है, तो इन दोनों को आपस में जो है कनेक्ट कर देती है। वो क्या चीज़ है आपके पास? फोरेंसिक मेडिसिन है। यानी मेडिकल के नॉलेज को यूज़ करते हुए हम लॉ का काम कर रहे होते हैं। अब दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने नहीं भूलनी डेफिनेशन में। एक लॉ एंड द फर्दरिंग ऑफ जस्टिस। मेडिकल नॉलेज को यूज़ तो करना, लेकिन किसके लिए यूज़ करना है? लॉ के लिए और फर्दरिंग ऑफ जस्टिस। सिर्फ एक चीज़ के लिए अगर हम करेंगे तो ऐसे नहीं सही, ठीक है, दोनों के लिए हमने इस्तेमाल करना है। अब सिंपल सी मिसाल आपको समझा देता हूँ। लेट्स सपोज एक बंदा आता है, आके कहता है मुझे मेडिको लीगल सर्टिफिकेट काट के दें। आप मेडिकल ऑफिसर हैं, आपने काट दिया, ठीक है, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट उसको बना के दे दिया। अब लॉ का काम तो आपने कर दिया कि बाय लॉ आपने बना के दे दिया उसको मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट। अब ये ठीक है या नहीं है? हो सकता है उसने गलत बना दिया हो, किसी और पर्पज़ के लिए इसमें इसको इस्तेमाल करना हो। तो इसमें फर्दरिंग ऑफ जस्टिस को भी हमने देखना है। इसको नहीं देखा अगर तो ये फिर प्रॉपर डेफिनेशन फुलफिल जो है वो नहीं होती। और इसकी और सिंपल सी मिसाल आप ऐसे देख लें कि लेट्स सपोज अगर एक बंदा है, उसको अच्छा से इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं उसकी चल रही, अगर किसी को गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर चेंज कर लेगा, किसी और के पास चले जाएगा। लेकिन फोरेंसिक मेडिसिन में फर्दरिंग ऑफ जस्टिस इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक बार रिपोर्ट गलत बना दी है तो या तो कोई कल्पेबल बंदा बच जाएगा, तो या कोई इनोसेंट बंदा फांसी लटक जाएगा। तो ये इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके दो पिलर्स को आपने याद रखना है। सिर्फ लॉ का काम नहीं करना, बल्कि फर्दरिंग ऑफ जस्टिस का काम भी साथ होता है। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लॉ। लॉ क्या होता है? लॉ सिंपली क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट है एस्टेब्लिश बाय द अथॉरिटी। यानी लोग जहाँ पे रह रहे हैं, कुछ कवानीन है उनकी ज़िंदगी के, जिसके मुताबिक अपनी वो ज़िंदगी गुजारें, उसको सिंपली लॉ कहते हैं। लॉ की मेन दो टाइप्स होती हैं, एक होता है कॉमन लॉ, एक होता है स्टैचू लॉ। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस जो है ये आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं या एग्जाम में कभी आ जाता है कि टाइप्स ऑफ लॉज आप बताएं, तो आपने इसमें बता देना कॉमन लॉ वो लॉ होते हैं जिसमें ना ऐसे समझ लें किसी का कोई नुकसान नहीं है, कोई सफरिंग वगैरह नहीं है, और ये रिटर्न फॉर्म में नहीं होती, एज इट इज़ एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे लेट्स सपोज अब एक कोई रोड है, रोड बना हुआ कि यहाँ से ये जो रोड है यहाँ से यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट पर्सन जा सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट नहीं जाएंगे। या दूसरी साइड पे जो है वन वे रोड है, तो इसका मतलब ये जो अगर टू वे है तो यहाँ से इस साइड पे जाएंगे, और जो इस साइड से जो है हमारे पास लेफ़्ट से राइट को जाएंगे। तो यहाँ पर जो है लेफ़्ट टू राइट नहीं जाएगा, यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट कोई नहीं जाएगा। तो ये सिंपल से रूल है। या कुछ लोगों ने ऐसे रूल बनाए होते हैं कि हम अपनी बेटियों की शादी जो 16 साल की उम्र में करेंगे अपनी मर्ज़ी से, कल्चर उनका है कि वो करते ही 16 साल की उम्र में, कुछ लेट जाके करता है। तो ये अपने लाज बने हुए हैं, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, ना इसमें कोई सफरिंग है, ना एज इट इज़ ये रिटर्न है।
रिटन फॉर्म में भी नहीं है और एज इट इज़ एक्सेप्टेड होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज अ कॉमन लॉ। अब दूसरी बात आ जाती है स्टैचू लॉ। स्टैचू लॉ को आपने क्या याद रखना है, एक तो ये रिटन फॉर्म में अवेलेबल है, नंबर 2 ये जो लाज होते हैं ये सफरिंग के लिए होते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे का नुकसान हो गया, किसी एक बंदे ने दूसरे का नुकसान कर दिया है, ठीक है, एक बंदे ने दूसरे का मर्डर कर दिया है, अब सफरिंग है ना, तो अब इसके लिए इसको जो इस तरह की कंडीशन को जो डील करेंगे ला, दीज आर कॉल्ड एज अ स्टैचू लॉ। स्टैचू लॉ जो होते हैं मैंने पहले बताया, इसमें सफरिंग होती है और ये रिटन फॉर्म में होते हैं, और ये जो हैं 2 तरह के हो सकते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। अब सिविल लॉ ऐसे याद रखें कि सफरिंग तो है, लेकिन अगर माशरे का एक छोटा सा हिस्सा इन्वॉल्व है, जैसे कि लेट्स सपोज 2 लोग हैं, आपस में उनका कोई इख्तलाफ है, कोई पेंशन का केस है, एक बंदे ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो अब उनके दरमियान में जो केस होगा, इस तरह के जो केसेस को डील करेंगे लॉ जिसमें माशरा इन्वॉल्व नहीं है, सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि कोई आपस में कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द पीपल्स इन्वॉल्व है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज अ सिविल लॉ। जबकि क्रिमिनल लॉ वो लॉ होते हैं जिसमें सोसाइटी का इंटरेस्ट आ जाता है, जो अगर सोसाइटी में सफरिंग है, सोसाइटी सफ़र कर रही है, इस तरह की कंडीशन में जो लॉज बनेंगे दीज आर कॉल्ड एज क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉज की मिसाल ऐसे देखिए कि लेट्स सपोज एक बंदे ने दूसरे को गोली मार दी, तो अब वहाँ पे डेफिनेटली लोग इकट्ठे हो जाएंगे, खौफ हिरास फैल जाएगा, तो सोसाइटी इन्वॉल्व हुआ है, लोगों में खौफ हिरास फैल जाएगा, तो अब इस तरह की जो कंडीशन है इसमें जो लॉज आ जाएंगे वो आ जाएंगे क्रिमिनल लॉ। तो जिसमें सफरिंग नहीं है वो कॉमन लॉ, जिसमें सफरिंग है वो स्टैचू लॉ। स्टैचू लॉ के 2 तरह के होते हैं, सिविल लॉज जो कि जिसमें सोसाइटी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता, सफरिंग ऑफ द पीपल है, ग्रुप ऑफ द पीपल्स को देख रहे होते हैं, सोसाइटी नहीं। जबकि क्रिमिनल लॉज वो है जिसमें सोसाइटी जो है सफ़र कर रही होती है, तो इस तरह की कंडीशन में जो लॉज बनते हैं दीज आर कॉल्ड एज क्रिमिनल लॉज। अच्छा, अब छोटा सा टॉपिक है कोर्ट्स। अब देखिए डेफिनेटली ये कोर्ट लॉज जो बने हैं इन पे अमल दरामद कराया जाता है, कौन करवाता है, कोर्ट्स करवाते हैं। कोर्ट्स कितनी टाइप्स के हो सकते हैं, सिविल कोर्ट्स हो सकते हैं, सिंपल सी बात मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे सिविल केसेस सारे डील होते हैं वो सिविल कोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे क्रिमिनल केसेस डील होते हैं वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे दोनों डील होते हैं वो मिक्स्ड कोर्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप बुक्स में आपकी बाकी जो कोर्ट्स की टाइप लिखी है, हाई कोर्ट लिखा है, सुप्रीम कोर्ट लिखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब जो चीज़ मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसने लॉ पढ़ना है, जिसने ये टर्म्स नहीं पढ़ी उसको लॉ कभी समझ नहीं आएगा। बेस समझ लें, आपकी लॉ की जो है वो बेस ये है, और फोरेंसिक में बार बार आगे जाके टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, बार बार टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीज़ आपको मसला करेगी पूरा साल अगर आपने ये अच्छे से नहीं पढ़ी। तो इसको आप अच्छे से सुन लें और समझ लें। अब है क्या चीज़, सबसे पहली बात हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, क्या कि क्राइम क्या होता है, क्राइम के पार्ट कितने होते हैं। एक क्राइम जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। जब किसी बंदे पे क्राइम साबित हो चुका है, जुर्म साबित हो गया, तो उस टाइम पे उसको कहते हैं कन्विक्ट, और जब तक उस पर जुर्म साबित नहीं होता उस टाइम उस वक्त तक उसको क्या कहते हैं, अक्यूज़ कहते हैं मुलजिम, यानी अभी उस पर इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, अगर इल्ज़ाम साबित हो गया तो वो मुजरम है, उसने जुर्म किया है, ठीक है। क्राइम के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मेंसरिया, दूसरा होता है अटेस्रिया। मेंसरिया का मतलब होता है इवल इंटेंशन। जैसे लेट्स सपोज 2 बंदों की आपस में दुश्मनी है, अब दूसरा बंदा जो है पर्सन ए, उसकी बी से दुश्मनी है, अब वो ए के बारे में बुरे ख्याल सोचता रहता है कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा, मैं इसकी जायदाद पे कब्जा कर लूँगा। अब इवल इंटेंशन, उसने किया कुछ नहीं, तो दिस इज़ कॉल्ड मेंसरिया। अटेस्रिया होता है एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, यानी कि अगर इसमें सिर्फ क्या हुआ, एक्ट किया उसने। मिसाल के तौर पर आप ऐसे समझें कि एक बंदा है, शिकार करने गया है, अब उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि राह गुजरते बंदे को कोई हर्ट करे या कुछ भी, अब उसने ऐसे फाइट किया है, वो जानवर को, ये कोई भी बैठा था, कोई शेर वगैरह चीता जिसका शिकार करने किया था, उसको लगने के बजाय बंदे राहगीर को गोली लग गई है, तो अब उसकी इंटेंशन तो नहीं थी मारने की, लेकिन गोली लग गई है, दिस इज़ कॉल्ड एज अटेस्रिया। इसमें इंटेंशन नहीं है। लेकिन अगर अटेस्रिया अकेला है या अकेला मेंसरिया है तो ये क्राइम नहीं होगा, और जब क्राइम नहीं होगा पर्सन कन्विक्ट नहीं कह सकते उस वक्त। जब ये दोनों पार्ट मिलेंगे, मेंसरिया और अटेस्रिया, जैसे लेट्स सपोज एक बंदा है, वो इरादा करता है कि आज मैंने पर्सन ए है, उसकी बी से दुश्मनी, उसको आज मारना है, घर से इरादा करता है, पिस्टल निकालता है, जाकर गोली मार देता है उसको, वो मर जाता है। तो अब इवल इंटेंशन भी थी और उसने एक्शन भी किया है, तो दोनों चीज़ें मिलेंगी जब मेंसरिया और अटेस्रिया, फिर क्राइम कहेंगे और उस बंदे को कन्विक्ट कहते हैं। मैं डिफरेंसेस साथ साथ बताता जा रहा हूँ, इसी तरह ही आपने ये पढ़ना तो आसान आएगा। अगली टर्म है असाल्ट वर्सेस बैटरी। अब असाल्ट होती है अटेम्प्ट टू अप्लाई फोर्स। जैसे अब लेट्स सपोज एक बंदा किसी को ऐसे इशारा करता थप्पड़ मारने का, लेकिन मारता नहीं है, तो अब उसने फोर्स अप्लाई करने की अटेम्प्ट की है, दिस इज कॉल्ड एज असाल्ट। लेकिन अगर कोई बंदा किसी दूसरे की बॉडी को थप्पड़ मार देता है, तो टचिंग समवन बॉडी विदाउट हिज परमिशन, दिस इज कॉल्ड बैटरी। यानी बैटरी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स है, यानी किसी की बॉडी को बगैर इजाज़त टच करने को बैटरी कहते हैं। अगली टर्म है हमारे पास मैनस्लॉटर एंड होमिसाइड। आपको ये बताता हूँ। अच्छा जी, अब आ गया होमिसाइड वर्सेस मैनस्लॉटर। अब होमिसाइड ये है कि बंदा इरादा करे किसी को मारने का और जाके मार भी दे। मैंने अभी बताया कि पर्सन ए की पर्सन बी से दुश्मनी है, ए ने घर से ही इरादा किया कि आज इसको मैंने मारना है, वो पिस्टल लेके गया, जाके गोली चला दी है, पर्सन बी की डेथ हो गई। तो अब ये कंडीशन दिस इज कॉल्ड एज अ होमिसाइड। इसमें मेंसरिया भी है, अटेस्रिया भी है। लेकिन अगर इस तरह है कि एक बंदा है, उसने ना अपने घर के बाहर जो है वो वायरिंग करवाई हुई है, उसमें करंट छोड़ा हुआ है कि मतलब कोई चोर वगैरह या कोई इस तरह का नहीं। अब उसका इरादा ये नहीं है कि आने वाला मर जाए, उसने सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए कि घर सेफ़ रहे। लेकिन अब क्या आता है, थीफ आता है,
जब वो दीवार पे चढ़ने लगता है, क्योंकि उसने करंट छोड़ा वायरिंग करा के, तो उस करंट लगने से वो मर जाता है। अब बंदे का इरादा नहीं था, उसने वायरिंग तो सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए करवाई थी, तो इस कंडीशन में इसको कहेंगे मैन स्लॉटर। तो ये जिस तरह मैं टर्म्स बता रहा हूँ एज इट इज़ आपके MCQs के सिनेरियोज़ में आ सकती हैं। वो पूछ सकता है कि इसके एक बंदा है, उसने जो है दूसरे बंदे को इरादतन जाके कत्ल कर दिया, गोली मार दी, तो इसको क्या कहेंगे? होमिसाइड। और अगर जानबूझ के नहीं किया, इवन इंटेंशन नहीं थी, ठीक है, वैसे गोली लग गई है, या इसको क्या कहते हैं? मैन स्लॉटर कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह चीज़ें आपकी आ सकती हैं। एक बंदे ने दूसरे को थप्पड़ मारने का इशारा किया, तो ये क्या है? असॉल्ट है। और अगर मार देता तो ये बैटरी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कहता है समन्स वर्सेस सपनियाँ। ये क्या होता है? समन ये होता है कि लेट्स सपोज एक पर्सन है, उसको कोर्ट ने बुलाया कि जी आप कोर्ट में तशरीफ़ ले आए। अब उसको कोर्ट ऑर्डर भेजता है, अब वो नहीं आता, तो ये अगर सिर्फ ऑर्डर भेजता है कोर्ट रिटन फॉर्म में, तो दिस इज़ समन। अगर वो नहीं आता तो कोर्ट उसको जुर्माना कर देता है, और फिर दोबारा उसको जुर्माने के साथ बुलाया जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड सपनिया। दिस इज़ समन अंडर पेनल्टी इज़ कॉल्ड एज अ सपनिया। ये एक ही चीज़ है। अच्छा जी, अगली टर्मिनोलॉजीज़ 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अजार्ड वर्सेस बैटरी, पता है 3 टर्म्स हैं, ये एक साथ साथ इस्तेमाल होती हैं, इनका समझ लेना अपना ज़रूरी है। फैक्ट्स वर्सेस एविडेंस वर्सेस टेस्टिमनी। अब होता क्या है कि जब एक बंदे ने दूसरे बंदे को गोली मारी है, लेट्स सपोज एक बंदा था, उसने दूसरे को गोली मार दी है, तो अब पर्सन सी ने इन दोनों को ये एक्ट करते हुए पर्सन ए को देख लिया। जैसे लेट्स सपोज एक पर्सन ए था, एक पर्सन था बी। अब क्या किया है कि पर्सन ए ने जो है बी को फायर मार दिया, ठीक है। अब पर्सन सी यहाँ पे खड़ा देख रहा था। अब जब इसने देख लिया, अभी देखा है, अब इसने कोर्ट में जाके बयान नहीं दिया, इसने देखा है गोली चलते, तो ये क्या है, इसने जो है इसको क्या किया, परसीव किया अपनी सेंसेस से, आवाज़ सुनी है गोली की, गोली चलते देखी है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज फैक्ट्स। यानी कि कोई भी चीज़ जो वो अपनी सेंसेस से परसीव कर रहा है पर्सन, दिस इज़ कॉल्ड एज फैक्ट्स। लेकिन अगर वो यही बात जाके कोर्ट में बता दे कि मैंने देखा कि पर्सन ए ने पर्सन बी को गोली मारी है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज एविडेंस। अगर यही एविडेंस वो अंडर ओथ बात यही कह दे, तो दिस इज़ कॉल्ड टेस्टिमनी। यानी जब भी वो बात कोई देखेगा एज अपनी सेंसेस से परसीव करे, तो वो फैक्ट्स है। अगर वो कोर्ट में जाके वही बात बता दे तो एविडेंस, और अगर ये बात अंडर ओथ बताए तो दिस इज़ कॉल्ड एज टेस्टिमनी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखनी है। अगर कोई क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।